हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 4 अक्टूबर है और आज के दिन के करंट अफेयर के जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उसमें हम शुरुआत करेंगे ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 से और जानेंगे कि वो कौन पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो पेट का एग्जाम हो या समीक्षा अधिकारी या एपीएस, ऐसे वन लाइनर प्रश्न जो है जनरेट किए जा सकते हैं। उसके बाद कल से चर्चा का केंद्र रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानेंगे कि क्या कारण था कि ये न्यूज में चल रहे थे और फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दो योजनाएं हैं जो पहले से लागू हैं, वो हाल ही में चर्चा में आई हैं। एक राष्ट्रीय वयोश्री योजना और दूसरा स्वदेश दर्शन योजना। इनके बारे में भी जानेंगे कि क्या कारण था कि ये न्यूज में हाईलाइट हो रही थी। और देखिए, होता क्या है ना, जो अक्सर आप एग्जाम में देखते होंगे कि सूची 1 और 2 करके जो एक हमारा प्रश्न आता है जिसमें एक तरफ योजनाएं दे दी जाती हैं और दूसरी तरफ उनके लागू होने का वर्ष या तो मंत्रालय दे दिया जाता है, और ऐसा प्रश्न जो है यूपी में बहुत देखा जाता है। तो मेरे अनुमान से ये प्रश्न वहीं से बनाए जाते होंगे जो पहले से योजना लागू है और वो अचानक न्यूज में हाईलाइट होने लग जाती है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि आपको एक A4 शीट या तो एक कॉपी ऐसी रखनी चाहिए जहां पे जो पुरानी योजनाएं हैं जो पहले से चल रही हैं उनके बारे में अगर कुछ ऐसी न्यूज आती है जो कि इंपॉर्टेंट है तो आप वहां पे उस योजनाओं को एक रिवीजन के तौर पे जरूर मेंशन करें, उनके लागू होने का वर्ष लिखें, उनका उद्देश्य लिखें और साथ ही वो किस मंत्रालय से संबंधित है, इन सब पॉइंट को भी वहां पे मेंशन करें। उसके बाद हम बात करेंगे मिग-21 जेट विमान के बारे में, जानेंगे कि क्या कारण था कि ये न्यूज में चल रहा था, और अंत में खेल समसामयिकी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, प्राकृतिक चिकित्सा आदि के संचालन के लिए एक आयुष विभाग के गठन का निर्णय लिया गया? Recently, which state government has decided to form an Ayush department to administer Ayurveda, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एक्सेट्रा? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए शुरुआत करते हैं वन लाइनर समसामयिकी से। तो पहला पॉइंट है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान वायु प्रदूषण विरोधी उपायों का एक सेट है जो दिल्ली एनसीआर में लागू हो गया है। योजना में वायु गुणवत्ता खराब होने पर वाहनों पर प्रतिबंध और कोयले एवं जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध शामिल है। तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये निकालना है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का संबंध किससे है, वो वायु प्रदूषण से है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि आपदा प्रबंधन पर छठी विश्व कांग्रेस 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक देहरादून में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में आयोजित की जाएगी। तो आपदा प्रबंधन पर छठी जो सम्मेलन होने वाला है वो कहां पे होगा? उत्तराखंड के देहरादून में, इसको आप ध्यान रखिए। चुनाव अधिकार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिस्पांस, जिसे एडीआर शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसके अनुसार कुल 107 सांसदों और विधायकों के खिलाफ नफरत भरे भाषण के मामले हैं और ऐसे मामलों वाले 480 उम्मीदवारों ने पिछले 5 वर्षों में चुनाव लड़ा है। एक फैक्ट है, इसको यहाँ पे इसलिए दिया गया है क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है एग्जामिनर का कि कौन सा प्रश्न बना दे। जब वो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा ऊंट जो है पानी में तैर सकता है, तो वो यहाँ ये भी पूछ सकते हैं कि कितने सांसदों के खिलाफ जो है नफरत भरे भाषण के मामले हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, नंबर है 107। आगे बात करते हैं। 2 दिवसीय प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसका उद्देश्य न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप वर्तमान शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र से भारतीय भाषाओं में निहित एक सहज संक्रमण की सुविधा प्रदान करना और शिक्षा में भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी रूप से समृद्धि भविष्य के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना था। तो प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 233 किलोमीटर लंबे सेक्शन का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया।
मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे ये होने वाला है, जो कि 3 जिलों से गुजरेगा, झाबुआ, रतलाम और मंदसौर। तो एमपी के करंट अफेयर के उससे हम देखें दृष्टि से तो ये इंपॉर्टेंट है, इन जिलों के नाम आप ध्यान रखिएगा एमपी वाले। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब पुल, जिसकी ऊंचाई जो है नदी तल से 359 मीटर है, को भारत के जम्मू और कश्मीर के पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अब देखिए, इस पुल पे कार्य तो बहुत पहले से चल रहा है और मेरे ख्याल से ये 2021 या 20 का करंट अफेयर में ये बहुत हाईलाइट हुआ था, लेकिन अब ये अचानक न्यूज में आया है। तो आपको ध्यान रखना है कि चिनाब पुल की जो ऊंचाई है वो नदी तल से कितनी है, 359 मीटर। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखे रहिए। आगे बात करते हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.3% बनाए रखने का निर्णय लिया है। ऐसे वन लाइनर फैक्ट जो है एग्जाम में कभी कभी देख लिए जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रखे रहिएगा कि विश्व बैंक के अनुसार भारत की वृद्धि दर कितनी होगी, 6.3%। कब के लिए, वर्ष 2023-24 के लिए, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर अगस्त में 8.10% से घटकर सितंबर 2023 में एक साल के निचले स्तर 7.09 पर आ गई है। अडानी वर्ष 2027 तक मुंद्रा, जो कि गुजरात में पड़ता है, में 10 गीगावाट सौर विनिर्माण क्षमता बनाने की योजना पर कार्य कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व भारतीय कप्तान अजय जडेजा को आगामी एक दिवसीय विश्व कप के लिए टीम मेंटर नियुक्त किया है। तो अजय जडेजा अब किस देश की क्रिकेट टीम को मेंटरशिप देंगे, अफगानिस्तान की टीम को देंगे, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अन्नू रानी ने एशियाई खेलों में महिलाओं की भाला फेंक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। मतलब भाला फेंक में महिलाओं के लिए अभी तक किसी ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था और वो पहली व्यक्ति जो है वो अन्नू रानी बन गई हैं। तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज सुबह के मॉर्निंग तक बता दें, एशियाई खेलों में भारत जो है 15 स्वर्ण, 26 रजत और 29 कांस्य के साथ 77 टोटल मेडल जो है प्राप्त कर लिया है। और एशियाई खेलों को लेकर मैंने बता रखा है कि इसका समापन 8 अक्टूबर को होगा और 8 अक्टूबर के दिन ही जो है प्रयागराज में एयर शो है। तो हो सकता हो कि शाम को इससे रिलेटेड आपको न्यूज न मिले, लेकिन ठीक 9 अक्टूबर को इससे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं यूपी स्पेशल से। तो यूपी स्पेशल में आयुष बोर्ड का निर्माण किया जाएगा और यही आज का आंसर भी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, प्राकृतिक चिकित्सा और योग पद्धति से जुड़े संस्थानों के संचालन और संबंधित विधा के चिकित्सकों के पंजीयन के लिए एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन होगा। इससे पहले होता क्या था कि आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के संबंध में 3 अलग अलग बोर्ड जो है संचालित हो रही थी अभी तक, लेकिन अब जो है इन सबको मिला के एक ही आयुष बोर्ड का गठन यूपी में हो गया है। आयुष बोर्ड का मुखिया जो है वो महानिदेशक होगा, जबकि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी तथा योग, नेचुरोपैथी व सिद्धा पद्धतियों के अलग अलग निदेशक स्तर पर अधिकारी इस व्यवस्था का संचालन करेंगे। अब आगे बात करते हैं ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 के बारे में। तो न्यूज ये है कि इन्फोसिस के को फाउंडर एन नारायण मूर्ति की पत्नी प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति को इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है और यह अवार्ड प्राप्त करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ग्लोबल इंडियन अवार्ड हर साल एक प्रमुख भारतीय को दिया जाता है जिसने अपने चुने हुए क्षेत्र में एक प्रमुख छाप छोड़ी है। और अवार्ड की राशि की बात करें तो $50,000 जो है वो अवार्ड के तौर पर दिया जाएगा। इनके पति एन नारायण मूर्ति को भी वर्ष 2014 में यह पुरस्कार दिया जा चुका है और इस हिसाब से हम देखें तो ये पहले विवाहित जोड़े हैं जिन्हें ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आगे बात करते हैं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कि ये न्यूज में क्यों चल रहे थे। तो उसका रीजन है कि अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के एकोकीक शहर में 13 एकड़ भूमि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 19 फीट की मूर्ति स्थापित की जाएगी। तो इसके एक एक फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि कितनी बड़ी मूर्ति होगी, कितनी ऊंची,
19 फुट की ऊंची। और भारत के बाहर संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण 14 अक्टूबर के दिन किया जाएगा। प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार ने बाबा भीमराव की मूर्ति बनाया है, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से जाना जाएगा। इसको भी आप ध्यान रखे रहिए। और राम सुतार वही हैं जिन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में सरदार पटेल की मूर्ति बनाई थी। अब आगे बात करते हैं भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के बारे में कि किन्हें दिया गया। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए संयुक्त रूप से तीन वैज्ञानिकों, अमेरिका के पियरे एगोस्टिनी, जर्मनी के फेरेंक क्रूज और स्वीडन के एनी एल हुइलियर को उनके अभूतपूर्व प्रयोगों के लिए संयुक्त रूप से दिया जाएगा। तो ये इनसे संबंधित देश भी आप ध्यान रखिएगा, मैंने इसको पहले भी मेंशन किया हुआ है। इन वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार उनके प्रकाश से एटोसेकंड पल्स के अनूठे प्रयोगों के लिए दिया गया है। इससे परमाणु और अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की गति के संबंध में अत्याधुनिक उपकरण बनाए जा सकेंगे। इसका उपयोग उन तीव्र प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं या ऊर्जा में बदलते हैं। इलेक्ट्रॉनों में ऐसे बदलाव मात्र एटोसेकंड के 10वें हिस्से के भीतर होते हैं। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रीय वयोश्री योजना कल न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रही थी। तो न्यूज यह है कि देश के विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के प्रयास में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश भर में एक साथ 72 स्थानों पर सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये योजना अब हो गई है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। इन शिविरों का उद्देश्य राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 12,000 से अधिक विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता और सहायता उपकरण वितरित करना है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने की योजना है। इसे वर्ष 2017 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र द्वारा संचालित होती है और वित्त पोषित भी होती है। तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा कि ये योजना कब से लागू है, वर्ष 2017 से। अब आगे बात करते हैं स्वदेश दर्शन योजना के बारे में कि ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रही थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार की परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए जब ये एमपी में गए थे तो वहां पे वो स्वदेश दर्शन योजना के कृष्णा सर्किट के हिस्से के रूप में पर्यटन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित नाथ द्वार में पर्यटक सुविधाएं शामिल हैं। तो जब उन्होंने जब कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हैं जिसमें जो है स्वदेश दर्शन योजना के तहत ही कृष्णा सर्किट के अंतर्गत एक स्थान आता है जो कि नाथ द्वार के नाम से जाना जाता है, वहां की पर्यटक सुविधाएं भी शामिल हैं, इसलिए ये न्यूज में आ रहा था। यह केंद्र श्रीनाथ जी जो कि भगवान श्री कृष्ण हैं और महान भक्त एवं पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय के एक प्रमुख शाखा के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य जी के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। नाथ द्वार में विकसित की गई सुविधाएं पर्यटक सर्किट का हिस्सा हैं, जिसमें जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर, सीकर में खाटू श्याम मंदिर और राजसमंद में नाथ द्वार मंदिर शामिल है। अब हम बात कर लेते हैं स्वदेश दर्शन योजना के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। इसे वर्ष 2014-15 में लागू किया गया था। देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट को एकीकृत विकास के लिए शुरू किया गया। इस योजना के तहत 15 विषयगत सर्किटों की पहचान की गई है। ये नंबर आप ध्यान रखे रहिएगा। कितने सर्किट हैं स्वदेश दर्शन योजना के तहत? 15 सर्किट। और वो कौन कौन से हैं? बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट, तीर्थकर सर्किट, जनजाति सर्किट, वन्य जीव सर्किट। तो ये सारे सर्किट हैं, इनको आप ध्यान रखे रहिए। कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा सर्किट स्वदेश दर्शन योजना के तहत शामिल नहीं है, और वो आपको कोई भी ऑप्शन एक ऐसा दे देगा जो इसमें 15 में शामिल नहीं है। और यह केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषित है, इसको भी आप ध्यान रखे रहिए। अब आगे बात करते हैं मिग-21 जेट विमान की कि ये न्यूज में क्यों चल रहा था। तो न्यूज ये है कि प्रसिद्ध रूसी मूल के मिग-21 जेट 8 अक्टूबर को वार्षिक वायुसेना दिवस परेड में आखिरी बार भाग लेने के लिए तैयार है। साथ ही भारतीय वायुसेना विमान के शेष 3 स्क्वाड्रन को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया भी
शुरू कर रही है। वर्तमान की बात करें तो भारतीय वायुसेना के पास 3 MiG-21 स्क्वाड्रन है, जिसमें कुल लगभग 50 विमान शामिल हैं। MiG-21 स्क्वाड्रन को LCA मार्क 1A से बदल दिया जाएगा और LCA मार्क 1A के शामिल होने से मौजूदा MiG-21 की कमी पूरी हो जाएगी। हाल ही में शामिल किया गया C-295 परिवहन विमान भी परेड का हिस्सा होंगे। आगे बात करते हैं संप्रीति 11 के बारे में। भारत और बांग्लादेश ने 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय, आपको ध्यान देना है कि संप्रीति अभ्यास का आयोजन कहां पे किया गया, मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण शुरू किया। दोनों देशों द्वारा बारी बारी से ये आयोजित यह अभ्यास मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहल का एक प्रतीक है। वर्ष 2009 में असम के जोरहाट में शुरुआत हुए इस अभ्यास के 2022 तक 10 सफल संस्करण देखे गए हैं। संप्रीति 11 भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने, गहरे द्विपक्षीय संबंधों, सांस्कृतिक समझ और उप पारंपरिक संचालन में साझा अनुभवों से पारंपरिक लाभ को बढ़ावा देने का वादा करता है। आगे बात करते हैं खेल समसामयिकी से। पहला पॉइंट में ईरानी कप 2030 के बारे में। तो न्यूज यह है कि शेष भारत की टीम ने वर्ष 2023-22 रणजी ट्रॉफी चैंपियन सौराष्ट्र को 175 रनों से हराकर अपना 30वां ईरानी कप जीत लिया है। ईरानी ट्रॉफी भारत में घरेलू क्रिकेट सीजन का उद्घाटन ट्रॉफी होता है, जिसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI द्वारा किया जाता है। यह मौजूदा रणजी ट्रॉफी चैंपियन टीम और शेष भारत के बीच खेला जाता है। तो ये फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। तो इस बार का जो ईरानी कप जीता है, किसने जीता है? शेष भारत ने जीता है। और किसे हराया था? रणजी चैंपियन जो है सौराष्ट्र, उसे हराया था। आगे बात करते हैं सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय टीम ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में पाकिस्तान की टीम को 3-0 से हराकर सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। सैफ चैंपियनशिप के युवा वर्ग में भारत का यह 8वां टाइटल है, इसको आप ध्यान रखे रहिए। और इससे पहले की बात करें तो इससे पहले सीनियर सैफ चैंपियनशिप का भी खिताब भारत ने ही जीता था। तो ये तो रहा दोस्तों आज की समसामयिकी। अगर आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।